हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो इंडिया की सबसे पहली हॉरर एंथोलॉजी मूवी डरना मना है का ब्रेकडाउन, जो कि इस चैनल की 100वीं हॉरर एंथोलॉजी वीडियो है। ये मूवी आई थी 2003 में। प्रोड्यूसर है राम गोपाल वर्मा, जो बना चुके हैं रात, कौन, भूत, अज्ञात, फूक जैसी मूवीज। और डायरेक्टर हैं प्रवाल रमन, जो बना चुके हैं गायब और 404 एरो नॉट फाउंड जैसी मूवीज। मूवी के अंदर 6 टेल्स देखने को मिलेंगी, जिन्हें कनेक्ट करेगी एक फ्रेम स्टोरी यानी मेन स्टोरी। मूवी में बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन ऑडियंस के लिए ये कॉन्सेप्ट नया था, तो जनता का इस पे क्या रिस्पांस था वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। और बदले में राम गोपाल वर्मा ने क्या किया वो असली मजेदार चीज है। सब कुछ बताऊंगा मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रात में, जब 7 दोस्त अपनी कार में गोवा की ट्रिप पर जा रहे थे। श्रुति, सुमन, रोमी, महनाज, नेहा, अमर और विकास पूरे ग्रुप से उखड़ा हुआ बैठा था, क्योंकि वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। और विकास के पास एक चाकू है जिससे वो सेब काट रहा है। इस मूवी का टाइटल कार्ड भी हमें सेब के ऊपर ही दिखाया गया था। खैर, टाइम बचाने के लिए उन्होंने शॉर्टकट ले लिया, जिसपे उनके अलावा एक भी कार चलती हुई नहीं दिख रही थी। ऊपर से उनकी परेशानी और बढ़ाने के लिए अचानक कार का टायर पंचर हो गया और जैक लाना वो भूल गए थे, जिस वजह से वो उसी रोड पे फंस गए। श्रुति ने आसपास नजर मारी तो जंगल में उसे दिखाई दी रोशनी। वहां पे कोई ना कोई जरूर होगा, इस उम्मीद में वो सब रोशनी की तरफ चल दिए, सिवाय विकास के। वो कार से उतरा ही नहीं, क्योंकि उसके साथ कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। वो रोशनी आ रही थी एक लालटेन में से, जो लगी हुई थी एक खंडर हुए पड़े घर के बाहर। अंदर से तो घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था, लेकिन क्योंकि बाहर लालटेन लगी हुई थी, इसका मतलब कि कोई तो रहता होगा और वो वापस भी जरूर आएगा। तो उसके आने की वेट में वो सब आग जला के वहीं पे बैठ गए और टाइम पास करने के लिए डरावनी कहानियां सुनाने लगे। सबसे पहली कहानी सुनाई श्रुति ने, और कहानी का नाम है ऑन द वे। कहानी है एक न्यूली मैरिड कपल करण और अंजलि की, जो कि हनीमून पर जा रहे थे कार से। रात के टाइम सुनसान रोड से सेम जैसे दोस्तों का ग्रुप जा रहा था। एकदम से करण को मस्ती चढ़ी और वो कार की हेडलाइट्स ऑफ करके अंजलि को डराने लगा। डरना मना है, लेकिन अंजलि डर तो गई थी, क्योंकि ऐसे में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। करण उसे चिढ़ाने लगा कि तुम डर गई, तो अंजलि बोली कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, रोड पे ऐसा क्या होता है। तो करण बोला भूत, और भूत का नाम लेते ही गाड़ी अपने आप बंद हो गई। करण बोला कि गाड़ी को भी जंगल में खराब होना था, पर असल में ये जंगल नहीं गन्नों के खेत हैं। करण ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तो वो बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं जब लाइट्स ऑफ की थी तो किसी भूत को ठोक दिया हो। वो फिर से अंजलि को डराने की कोशिश कर रहा था। पर सुहेल खान की पीक एक्टिंग देख के भी वो डरी नहीं। बताओ कितनी ब्रेव लड़की है। गाड़ी को चेक करने के लिए करण बाहर निकला, और इतने में अंजलि पीने लगी लड़कियों की पहली पसंद डाइट कोक। पर ऐसे काफी टाइम बीत गया, ना तो करण कुछ बोला, और जब अंजलि ने उससे बात करनी चाही तब भी कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए अंजलि को खुद कार से बाहर निकलना पड़ा, और बाहर निकल के उसने देखा कि करण तो वहां पे था ही नहीं। वो थोड़ी हैरान हुई कि तभी उसे करण के चिल्लाने की आवाज आई खेत में से, उनके हिसाब से जंगल। आवाज सुन के अंजलि जल्दी से उसी तरफ भागने लगी। और ये तो अच्छा हुआ कि इसने जैकेट पहनी हुई है, वरना ये पत्ते चीर देते इसे। आगे उसे वही टॉर्च पड़ी हुई मिली जो करण लेकर निकला था। बस फर्क यह है कि अब वो टॉर्च खून से सनी पड़ी है, और सामने ही एक दलदल था जिसमें करण धंस रहा था। सिर्फ उसका हाथ बाहर था, और वो करण ही है ये कंफर्म हुआ उसके हाथ पे बंधी घड़ी से। अंजलि उसके लिए कुछ कर पाती उससे पहले ही वो पूरी तरह दलदल में समा गया। अंजलि बस चिल्लाती रह गई कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, और वो था करण, जिसके हाथ में टॉर्च भी थी, एकदम साफ सुथरी, और घड़ी भी थी। उसने बताया कि मैं तो पानी लेने गया था, तुम्हारी चीख सुनकर यहाँ पर आया हूँ। एक तो बॉलीवुड मूवी में जब भी कार खराब होती है उसे पानी ही चाहिए होता है, और हीरो को पानी मिल भी जाता है आसपास। अंजलि ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, शायद वो सब उसका वहम था। ऐसे खुद को दिलासा देकर वो वापस कार के पास आ गई, पर डर उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। कार में पानी डालकर वो दोनों जल्दी वहां से निकल गए, और हमें एक पीओवी शॉट दिखाया गया जैसे कोई खेत से निकला, पर जब गाड़ी दूर चली गई तो वो वापस खेत में चला गया। यानी वो जो कोई भी बला थी पीछे रह गई। नहीं,
करण अंजलि को दिलासा दे रहा था, तब हम देख पाए कि करण का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई ही नहीं दे रहा, यानी वो करण नहीं है। करण सच में दलदल में डूब के मर चुका है और उसकी जगह ये छलावा आके बैठ गया। जो पीओवी शॉट हमें दिखाया गया था उसे करण की आत्मा का समझ लो, जो अंजलि के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। ये करण के साथ हुआ क्यों? क्योंकि उसी ने मजाक में भूत को पुकारा था, भूत ने उसी का मजाक बना दिया, प्रैंक करके बकायदा कैमरे में उसका हाथ भी हिलवाया। करण बहुत कोशिश कर रहा था अंजलि को डराने की, आखिरकार अंजलि को उसने डरा दिया, लेकिन किस कीमत पर? अपनी जान गंवाकर। ये थी पहली टेल जिसने अच्छा खासा माहौल बना दिया है। माहौल पूरा स्केरी हो चुका था जिसे नेहा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि कहानी उनके कुछ खास ठीक से समझ नहीं आई थी। बड़ा सिंपल लॉजिक निकाल लिया उन्होंने कि गाड़ी में करण का भूत था, करण के रूप में कोई और नहीं था। ये भी समझ सकते हो, पर ये बहुत प्लेन है। फिर वो टॉर्च पे खून वून, करण की चीख, वो सब निकाल दो दिमाग से, जैसे इन्होंने निकाल दिया। जो उसने लुक दिया एंड में, उससे क्लियरली समझ आता है कि उसने करण को रिप्लेस किया है। वैसे श्रुति ने ये कहानी बनाकर सुनाई। उसने बोला कि हम एक गैरेज में गए थे, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था, उसने हमें ये कहानी सुनाई थी। फिर हम आगे वाले पेट्रोल पंप पे गए तो वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि वो गैरेज तो 3 साल से बंद पड़ा था और वो बूढ़ा आदमी 2 साल पहले ही मर चुका था। ये ट्विस्ट भी उसने बैठे बैठे बना दिया, लेकिन इस पे खास ध्यान देना क्योंकि ये आइडिया इसके सीक्वल की फ्रेम स्टोरी में यूज हुआ है। खैर, नेहा बहुत ज्यादा डर चुकी थी और स्केरी स्टोरीज ना सुननी पड़े, इसलिए वो अकेली ही वापस कार की तरफ निकल गई। उसके जाने के बाद सेकंड स्टोरी सुनाता है रोमी, जिसका नाम है नो स्मोकिंग। ये कहानी है फैशन फोटोग्राफर अनिल की, जो नासिक से ड्राइव करके अपने घर जा रहा था। ड्राइविंग करते करते सुबह से शाम हो गई थी, जिससे अनिल काफी थक चुका था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस सुनसान रोड पर उसे एक होटल मिल गया, होटल गुड हेल्थ, जिसके बाहर कई सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी थी और सभी गाड़ियां धूल खा रही थी, जिसका मतलब है कि वो गाड़ियां वहां पे काफी लंबे टाइम से खड़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद होटल में कोई भी नहीं था सिवाय ओनर के, जो कि मजे में टॉम एंड जेरी देख रहा था। अनिल को सिगरेट पीने की इच्छा हुई, पर जैसे उसने डब्बी निकाली उसका ध्यान गया नो स्मोकिंग वाले बोर्ड पर, जिसे देखते ही उसने डब्बी वापस जेब में रख ली। पर दिक्कत ये थी कि होटल में नो स्मोकिंग वाले बोर्ड कुछ ज्यादा ही थे, लगभग हर जगह थे, यहाँ तक के कमरे के अंदर भी। परेशान होकर अनिल ने पूछ ही लिया कि फिर सिगरेट पिए कहाँ पर? ओनर बोला कि नहीं पी सकते, पूरे होटल में कहीं भी नहीं। लेकिन जैसे ही ओनर गया, अनिल ने सिगरेट मुंह पे लगा ली, पर उसे जला पाता उससे पहले ओनर वापस आ गया पानी लेकर, और अनिल के हाथ में सिगरेट देखकर वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया, इतना कि उसने अनिल के हाथ से डब्बी छीन ली। अनिल को यह बर्ताव समझ नहीं आ रहा था और ओनर भी उसे समझाने के मूड में नहीं था। वो बोला कि सुबह जब निकलोगे तब डब्बी वापस कर दूंगा। इतना बोलकर वो चला गया। इसके बाद नहा धोकर अनिल ने एक तरकीब निकाली कि अगर होटल में नहीं पी सकता तो होटल के बाहर जाके पी लूंगा। वो ओनर के पास पहुंचा, जो कि अब भी टॉम एंड जेरी देख रहा था। अनिल बोला कि मेरी सिगरेट वापस कर दो, मैं बाहर जाके पी लूंगा। तो जवाब में ओनर कहता है कि बाहर जाके पीने से आपको कैंसर नहीं होगा क्या? सिगरेट पीने से कितनी बीमारियां होती है आपको पता है? लाखों लोग हर साल मर जाते हैं। मेरे पिताजी भी सिगरेट पीने से मर गए थे। ये सुनकर अनिल को बुरा लगा, लेकिन सिगरेट तो उसे चाहिए थी। वो बोला कि आदत को छूटने में टाइम लगता है। तो ओनर बोला कि कुछ आदतें घड़ी देखकर नहीं छोड़ी जाती, छड़ी देखकर छोड़ी जाती हैं। ओनर की बातें अनिल को रास नहीं आ रही थी। वो बोला कि मरूंगा तो मैं मरूंगा, आपको इससे क्या दिक्कत है? तो ओनर बोला कि आप कमजोर हो, अभी नहीं छोड़ सकते तो कभी नहीं छोड़ सकते। अनिल बोला बात तो ठीक है, पर होटल तो छोड़ सकता हूँ। सामान पैक करके वो निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया क्योंकि दरवाजे पे लगा हुआ था ताला। ओनर ने उसे साफ बोल दिया कि जब तक आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ देते आप बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ 6 महीने में मैं आपकी आदत छुड़वा दूंगा, तब तक आपको यहीं पे रहना होगा। अब तक अनिल समझ चुका था कि ये आदमी पागल है, इसके साथ सख्ताई से पेश आना होगा। लेकिन सख्ताई भी उसकी नरम हो गई जब ओनर ने उस पे रिवॉल्वर तान दी और बोला कि अगर मैं आपको मारूंगा तो आपकी भलाई के लिए मारूंगा। लगे हाथ फन फैक्ट भी बता दिया कि जितने लोग गोली से नहीं मरते उतने सिगरेट से मरते हैं। अनिल उसकी मिन्नतें करने लगा कि मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मुझे जाने दीजिए, मैं बाहर जाते सिगरेट छोड़ दूंगा। ओनर बोला फिर बच्चों का सोचिए ना, अब भी आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि बाहर जाकर फिर सिगरेट पिएंगे। एक और स्टैट उसने बताया कि अब तक मैंने 70% लोगों को सुधार दिया है, तो बाकी बचे 30% का क्या? वो पड़े हैं नीचे बेसमेंट में, मतलब कि पन्नी में रैप्ड उनकी लाशें, और जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं वो इन्हीं की हैं, जिनमें से एक पुलिस की जीप है। जो भी इस होटल में आया वो या तो सुधर के निकलेगा वरना मर के निकलेगा। मतलब कि निकलेगा नहीं, पर राइमिंग तो हो गई। ये वो लोग पड़े हैं जो 6 महीने बाद भी नहीं सुधरे, इसलिए इन्हें मारना पड़ा इनकी भलाई के लिए। और ऐसे और लोग ऊपर भी पड़े हैं। ये ओनर एक साइको समाज सेवक है जो अपने तरीके से समाज की सेवा कर रहा है, और इसे पूरा यकीन है कि अनिल सिगरेट छोड़ेगा भी और सुधरने के बाद इस भले काम
काम में इसका साथ भी देगा। दोनों मिलके इस संस्था को चलाएंगे और अंदाजा उसका कभी गलत नहीं जाता। 6 महीने बाद अनिल पूरी तरह क्लीन हो चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी। जैसा कि आप देख ही सकते हो, क्लीन शेव लुक। 6 महीने में इसके साथ क्या क्या हुआ होगा वो तो बस यही जानता है, पर इसका सिस्टम रीसेट हो चुका है। अब इसकी कार भी लाइन में लग चुकी है, क्योंकि अब ये ओनर का साथ ही बन चुका है। बीवी बच्चों को भुला के अब ये समाज को सुधारने में लग चुका है। एक दिन एक आदमी होटल में आया सिगरेट पीते हुए। अनिल ने बड़े प्यार से उसे समझाया तो उसने सिगरेट का धुआं अनिल के मुंह पे फूंक दिया, जो अनिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए अनिल ने सीधा उसे गोली मार दी उसकी भलाई के लिए, क्योंकि अनिल में अभी ओनर जितना पेशेंस नहीं है। पेशेंस उसे डेवलप करना पड़ेगा टॉम एंड जेरी देखकर। टॉम एंड जेरी सच में पेशेंस टेस्ट करता है। अब तो चूहा पकड़ा गया, अरे नहीं पकड़ा गया, फिर बच गया। और टॉम एंड जेरी देखने का एक और मतलब यह है कि अंदर से वापस मासूम बचपने में लौटना, बुरे काम सारे त्याग देना जो बड़े होते होते धीरे धीरे पकड़े थे। अनिल भी ओनर के साथ टॉम एंड जेरी देखने बैठ गया। तभी टीवी पे ऐड आ गई कि सिगरेट पीना हानिकारक है, और ऐड आ रही है सोनी पे, जिसपे टॉम एंड जेरी नहीं आता। ओनर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस दिन स्मोकिंग की वजह से उसके डैड मरे, उसी दिन से उसने ठान लिया था कि वो लोगों की ये जानलेवा आदत सुधारेगा। अगर नहीं सुधरे तो उनकी जान ले लेगा, जो कि वो वैसे भी गवा ही रहे हैं। उसी बचपन वाले टाइम में वो अटका रह गया। फिर अनिल ने उस आदमी को सीधा गोली क्यों मारी? क्योंकि जैसे ही वो आदमी होटल के अंदर आया, उसका फेट सील हो चुका था। बाहर जाने का ऑप्शन खत्म था। बस ये था कि 6 महीने के अंदर या तो ये स्मोकिंग छोड़ेगा या मरेगा। और जो उसने हरकत की उससे अनिल ने पहले अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी 6 महीने बाद भी नहीं सुधरेगा, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। उसने सीधा गोली मार दी। ये कहानी सुनकर सब हैरान थे कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी सुमन कहता है कि जंगल में उसने किसी को देखा, पर सबने उसकी बात इग्नोर कर दी, ये बोलकर कि वो सबको डराना चाहता है। इसके बाद महनाज कंबल लेने कार की तरफ चली गई, पर उसने ये नहीं देखा कि जंगल में नेहा की लाश पड़ी थी। एक आदमी हाथ में चाकू लेकर तैयार खड़ा था। उसने महनाज को भी स्टैब करके मार डाला। महनाज की चीख अमर ने सुन ली, लेकिन बाकियों ने उस पर भी यकीन नहीं किया। तब वो तीसरी कहानी सुनाने लगा, जिसका नाम है होमवर्क। ये कहानी है स्कूल टीचर दयाशंकर पांडे की, जिसकी क्लास में प्रमीला नाम की बच्ची डेली होमवर्क करके नहीं लाती थी। इसलिए दया उसे रोज डंडे मारता था, और वो बच्ची बहुत रोती भी थी, लेकिन दया को उस पर कोई दया नहीं आती थी। ये दया का रूटीन बन चुका था। लेकिन एक दिन जब वो डंडे मारने लगा, तभी अचानक से प्रमीला ने होमवर्क आगे कर दिया। आज वो होमवर्क करके लाई थी, और उसका होमवर्क देखकर दया बहुत हैरान हुआ। उसके बाद से वो लगातार होमवर्क करके लाने लगी, जिससे धीरे धीरे दया परेशान होने लगा। और आपको लग रहा होगा कि मासूम बच्ची पे अत्याचार नहीं कर पा रहा, शायद इसलिए परेशान हो रहा है, लेकिन रीजन कुछ और है। परेशानी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वो पागल होने लगा था। घर में सिगरेटें फूंकता रहता था। पहले प्रमीला उससे नजरें चुराती थी, अब वो प्रमीला से नजरें चुराने लगा था। तंग आकर एक दिन उसने प्रमीला की माँ को स्कूल बुलाया। आमतौर पर पेरेंट्स को तब बुलाया जाता है जब उनका बच्चा होमवर्क करके नहीं आता, लेकिन प्रमीला की माँ को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसकी बच्ची होमवर्क करके आ रही है। अपने होमवर्क के हर एक पन्ने पर वो ओम बनाती है। इस बात से दया बेचैन है। वैसे इसके नाम में भी शंकर है। ये बात उसने प्रमीला की माँ को बताई, लेकिन माँ को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। दया ने यह भी पूछा कि प्रमीला अपना होमवर्क खुद करती है या कोई और करता है, लेकिन घर में कोई और है ही नहीं तो करेगा कैसे। प्रमीला खुद करती है। दया को अब भी शांति नहीं मिली थी, इसलिए रात में वो अचानक से प्रमीला के घर पहुंच गया। जैसी उसकी हरकत थी, प्रमीला की माँ ने भी वैसे ही प्यार से उसका वेलकम किया। क्या है? वो ये देखने आया था कि प्रमीला अपना होमवर्क कैसे करती है। ये सुनकर माँ बोली कि फिर होमवर्क का क्या मतलब रह गया? होमवर्क है होमवर्क। उसने दया को ये बोल के भगा दिया कि कल क्लास में देखना, लेकिन दया भी पक्का था। वापस जाने के बजाय वो छुपकर घर में झांकने लगा, और तभी प्रमीला की माँ ने उसे देख लिया। ऊपर से दया ने जवाब भी कुछ ऐसा दिया कि वो दया को देखती रह गई। नहीं, मैं प्रमिला को देखने की कोशिश कर रहा था। वो सीधा पुलिस को फोन लगा रही थी, तो दया ने उसे रोका और अब जाके बताई ये सब करने की वजह। प्रमीला पढ़ती है 2nd क्लास में। जब दया 2nd क्लास में पढ़ता था, तब इसका एक दोस्त हुआ करता था वरुण, जो पढ़ाई में बहुत तेज था और ये था स्लो। वरुण डेली होमवर्क करके लाता था और इसे डेली मार पड़ती थी, जिस वजह से ये अपने ही दोस्त से जलने लग गया था। शाम को दोनों साथ में खेलते थे, तो एक दिन जब दोनों छत पे पतंग उड़ा रहे थे, तब जलन के मारे इसने वरुण को छत से धक्का दे दिया था। और प्रमीला की माँ को बता रहा है कि पतंग लूटने के चक्कर में वरुण छत से गिर गया था। मेन बात यह है कि वरुण अपने होमवर्क के हर एक पन्ने पर ओम लिखता था, जैसे प्रमीला लिखने लगी है जब से उसने होमवर्क करना शुरू किया है तब से। तो दया को ऐसा लगता है कि वरुण वापस आ चुका है, या फिर ऐसा लगता है कि वरुण ने दोबारा जन्म लिया है प्रमीला के रूप में, या फिर ऐसा लगता है कि वो पागल हो रहा है। रोध होकर वो वापस चल दिया। तभी रास्ते में उसे आवाज देकर रोक लिया वरुण ने, या कहूँ कि वरुण की आत्मा ने। वो बोला, दया तुम पागल नहीं हो, पर अब हो जाओगे। और उसकी बात उसी टाइम सच
सच भी हो गई। अगली सुबह दया मिला रोड पे होमवर्क करता हुआ। वरुण को देखकर वो पूरी तरह पागल हो चुका था, इतना पागल कि 3 गुना 10 उसने लिखा 13। जो कोई भी कंफ्यूज हुआ है भाई, तुम्हारा भी हिसाब होगा। उसने कई बार ए फॉर एप्पल भी लिखा हुआ है, और एप्पल हमने मेन स्टोरी में भी देखा और टाइटल कार्ड में भी। अगली स्टोरी में पता चल जाएगा क्यों। पहले दया का दोगलापन तो देख लो। पढ़ाई में ये अच्छा नहीं था, फिर भी टीचर बन गया, दूसरों को पढ़ाने लगा। बना कैसे, वो भी अपने में सवाल है। जब बचपन में टीचर इसे सबके सामने मारता था तो इसे बहुत बुरा फील होता था, इतना कि इसने अपने दोस्त को ही मार डाला। पर जब ये खुद टीचर बना तब इसने क्या चेंज किया? इसने किसी बच्चे को समझाया, किसी को इसकी तरह शेम फील ना हो उसके लिए कुछ किया। जो इसने फील किया था वो कोई और बच्चा फील ना करे और कोई गलत कदम ना उठाए, उसके लिए इसने कुछ किया क्या? नहीं किया। इतना बड़ा अपराध करके भी कोई चेंज नहीं लाया। इसने खुद बच्चों को वैसे ही मारा। ये खुद पावर फील करता था उसमें। पहले कभी इसने प्रमिला की माँ को नहीं बुलाया पूछने के लिए कि आपकी बेटी होमवर्क क्यों नहीं करती। सेंस ऑफ पावर मेंटेन रखनी थी। जब अपने पे बात आई तब बुलाया। ये तो होना ही था फिर। क्यों रोमी? भाई जैसी करनी वैसी भरनी। अमर को दोनों लड़कियों की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो अकेला ही कार तक चला गया और कार में उसे बैठा हुआ मिला विकास। लेकिन जब दरवाजा खोला तो पाया कि वो भी मर चुका था। ये बात अमर बाकियों को बता पाता उससे पहले वो मर गया। इतने में रोमी ने 4th कहानी शुरू कर दी थी, जिसका नाम है एप्पल्स। सेब का महत्व अब समझ जाओगे। ये कहानी है गायत्री की, जो एक दिन मार्केट में गई थी सब्जी लेने, जहाँ पे सेब बिक रही थी 60 रुपए किलो, लेकिन एक रेडी वाला बेच रहा था 20 रुपए किलो। एकदम साफ सेब। इतने सस्ते सेब कभी सुने नहीं होंगे, फिर भी एक भारतीय नारी की तरह गायत्री उसमें भी मोल भाव करने लग गई। बोली 15 के लगा लो, 3 किलो ले लूंगी। तो रेडी वाला भी मान गया। फिर जैसे ही वो सेब लेकर चली, रेडी वाले ने रेट कर दिया 10 रुपए किलो। तो गायत्री जाके उससे भिड़ गई कि मुझे 5 रुपए महंगे क्यों दिए। वो बोला अपनी मर्जी का मालिक हूँ। फिर बढ़िया से गर्दन घुमा के आगे चल दिया। सेब तो एकदम चमक मार रहे थे, इसलिए गायत्री को बात हजम नहीं हो रही थी। सस्ते के चक्कर में उसने ले तो लिए, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा। वहां से चलकर रेडी वाला पहुंच गया पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पे पुलिस वालों ने भी पन्नियां भरवा ली। गायत्री घर पहुंची तो बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था, तो एक सेब उसने भिखारी को दे दिया और वो उसे खाने भी लगा। पर घर में जाकर गायत्री सोच में पड़ चुकी थी कि इन सेबों का क्या करूं। तभी घर आ गया उसका पति संजय। आते उसे सेब दिख गई तो एक उठाकर वो खाने वाला था कि तभी गायत्री ने उसे रोक दिया, और कोई बहाना तो उसके पास था नहीं, इसलिए ये बोल दिया कि डिनर से पहले मत खाओ वरना भूख मर जाएगी। वैसे भी आज संजय का फेवरेट मैच आ रहा है, इसलिए वो नहा के मैच देखने बैठ गया। इतने में गायत्री ने सेबों को बाहर ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने फ्रिज खोला तो सारी सेब उसे फ्रिज के अंदर मिली। बाहर जाकर देखा तो कूड़ेदान से गायब थी। इतने में संजय एक सेब निकाल कर खाने लगा था, तो गायत्री उस पर बरस पड़ी कि तुम्हें मना किया था फिर भी तुमने खा ली, ये मैं किसी और के लिए लाई थी। वो बोला कि कोई बात नहीं, अभी फ्रिज में और पड़ी है। रात को सोने से पहले संजय एक नॉवल पढ़ रहा था, जो है रिचर्ड बाकमैन की, यानी स्टीफन किंग की नॉवल है द रेगुलेटर्स। संजय ने सेब खाई, इसलिए गायत्री को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे मन को समझाकर वो सो गई, और उसके सोते ही पीक एक्टिंग करते हुए संजय कपूर ने एक और सेब लपेट मारी। अगली सुबह जब गायत्री उठी तो संजय बेड पर नहीं था, ना ही वो घर में था, और बाहर जो कल भिखारी बैठा था आज वो भी नहीं है। उसकी जगह पड़ी है एक सेब, एकदम साफ सेब जिसपे कोई बाइट मार्क नहीं है, जबकि भिखारी ने अपनी सेब खानी शुरू कर दी थी और उसका सारा सामान अब भी वहीं पे पड़ा है। गायत्री ने पूरा घर छान मारा, लेकिन संजय नहीं मिला। मिली तो बस एक सेब। बेड के जिस साइड पे संजय सोया था वहां पर, और ले ले 15 की 3 किलो। सीन हो चुका है ये समझ आते ही गायत्री जल्दी से मार्केट में भागी, जहाँ पे हर कोई सेब खा रहा था। वो पुलिस स्टेशन में पहुंची, लेकिन वहां भी बस सेब मिली, साब नहीं मिले। बाहर निकली तो देखा कि भरी हुई मार्केट पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सड़क पे सिर्फ सेब पड़े थे, यानी जिसने भी सेब खाया वो खुद सेब बन गया। रेडी वाला गायत्री के पास आया, आखिरी बचा सेब देने, वो भी फ्री में। लेकिन कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही हो तो समझ जाओ कि प्रोडक्ट आप हो। वैसे 60 की चीज अगर 10-15 में मिल रही हो तब भी समझ ही जाया करो। ये कहानी एक टोटली क्रेजी आइडिया है, इसमें हम ज्यादा कोई सेंस नहीं बना सकते। जो सेब खाता है सेब बन जाता है। इसमें आगे जाओगे तो बस जाते जाओगे। जैसे क्या इंसान सेब के अंदर कैद है, फिर कोई दूसरा इंसान उन्हें खाएगा तो वो भी सेब बन जाएगा। इसका मतलब क्या एक सेब के अंदर मल्टीपल इंसान कैद है, और इंसान एक से ज्यादा सेब भी खाए तब भी एक ही सेब बनता है। जैसे संजय ने 2 खाई फिर भी एक ही बना। तो इस सब डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। वैसे ये टेल भी रील्स पे वायरल हुई थी। ये था टाइटल कार्ड में सेब दिखाने का मोटिव, और जो बार बार सेब दिखाई जा रही है उसका भी। जैसे अब श्रुति ने सेब दिखाकर सुमन को डरा दिया। इसके बाद वो 5वीं कहानी सुनाने लगी, जिसका नाम है घोंसले लिफ्ट।
ये कहानी है अमर की, जो रात के टाइम अपनी कार में एक सुनसान रोड से गुजर रहा था। रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा जिसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ लिफ्ट मांग रहा था। अमर ने उसे लिफ्ट दे दी तो अपना नाम उसने बताया जॉन रॉड्रिगस। अमर ने पूछा कि इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे, तो जॉन ने बताया कि मैं सुबह से वहीं पर था, दिन में वहीं रहता हूँ। कुछ देर बाद जॉन अपनी वाइफ को याद करने लगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। अमर ने पूछा अब क्या हो गया, तो जॉन बोला डेथ, 10 दिन पहले। ये सुनकर अमर को बहुत बुरा लगा। वो समझ गया कि जॉन अपनी वाइफ की कब्र पे गया होगा, लेकिन जॉन बोला कि मेरी वाइफ तो जिंदा है, उसे क्यों मार रहे हो, मौत तो मेरी हुई थी 10 दिन पहले। ये सुनकर पहले अमर इरिटेट हुआ, फिर हंसने लगा। उसने पूछा कि तुम भूत लोग ऐसे घूमते हो तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। जॉन बोला कि दिखाई तो देते हैं पर तुम लोग जानते नहीं कि वो भूत हैं, जैसे अभी तुम नहीं जानते, और ये भूत वर्ड हमें पसंद नहीं, या तो स्पिरिट बोला करो या प्रेत आत्मा। अमर बोला कि अगर तुम भूत हो तो गायब होके दिखाओ। तो जवाब में जॉन कहता है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि भूत गायब हो सकते हैं। अमर बोला इतना तो सब जानते हैं, अब तुम पकाओ मत, बहुत मजाक हो गया। वो इरिटेट होने लगा था तो जॉन बोला कि तुम डर रहे हो। अमर ने फिर एक सवाल पूछा कि अगर आप भूत हो तो ये बताओ कि मरने के बाद क्या होता है। जॉन बोला लंबा इंतजार, मुक्ति मिलने का। उसने अमर से हाथ मिलाया तो अमर के हाथ पे खून लग गया, जो अमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी लिमिट पार हो चुकी थी, इसलिए वो धक्के मार के जॉन को बाहर निकालने लगा। तो जॉन बोला कि मुझे धक्का मत मारो, दर्द होता है, मुझे गोली लगी थी ना, इसलिए खून निकल रहा है। पर अमर उसकी बकवास सुन सुन के पक चुका था। वो खुद कार से बाहर निकला जॉन को निकालने के लिए। तब जॉन ने बताया कि तुम बकरा बन चुके हो। ये एक प्रैंक था, जो MTV बकरा आता था ना, साइरस वाला, वो। जॉन ने उसे हिडन कैमरा दिखाया और बताया कि मेरी टीम भी पीछे पीछे आ रही है। वो बोला कि तुम पहले हो जो डरे नहीं, वरना आज तक मैंने बहुत लोगों को डराया है, तुम डरे क्यों नहीं। अमर बोला क्योंकि मैं जानता था तुम भूत नहीं हो। जॉन ने पूछा कैसे, तो अमर बोला क्योंकि मैं भूत हूँ। अब जॉन उसके ऊपर हंस रहा था तो उसने चश्मा हटाकर अपनी हॉलो आंखें दिखा दी, जिन्हें देखते ही जॉन की फट गई आंखें। जाते जाते अमर बोला कि भूत गायब होते हैं, और इतना बोल के गायब हो गया, जिस वजह से जॉन को पड़ गया दिल का दौरा। जब तक उसकी टीम आई तब तक वो डर के मारे मर चुका था। अब बताओ बकरा कौन बना। फिर एक बार भूत के साथ मजाक कर रहे थे, फिर एक बार उल्टा भूत ने मजाक कर दिया। ये भूत इतने प्रैंक्स कर रहे हैं, कहीं ये 2019 वाला यूट्यूब तो नहीं देख रहे। इस कहानी में खास डिटेल है भूत का नाम अमर। वो मर चुका है लेकिन मरा नहीं है। और जॉन की बातों पे जो वो इरिटेट हो रहा था वो इसलिए क्योंकि जॉन भूतों के नाम पे मजाक कर रहा था। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जॉन का भी भूत बना दिया। अच्छी टेल है ये भी। जॉन खुद को भूत क्लेम कर रहा था, पर जिसके सामने कर रहा था वो भूत निकला। इस कहानी के बाद रोमी भी कार की तरफ निकल गया तो रास्ते में उसका भी नंबर लग गया। फिर कुछ देर बाद एक आदमी आया जो उस खंडर में रहता था। कौन में भी देखा था आपने इन्हें, और सावधान इंडिया में भी देखा होगा। उसे भी कहानियां पसंद आ रही थी, इसलिए वो बोला कि एक और सुनाओ। तो 6th कहानी सुमन ने सुनाई, जिसका नाम है स्टॉप मूव। ये कहानी है पूरब की, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। घर पे बोझ है, कॉलेज में कोई पूछता नहीं, अभिलाषा नाम की लड़की को पसंद करता है लेकिन उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इस दुख भरी जिंदगी से परेशान होकर उसने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की लेकिन नहीं काट पाया। फिर सोचा दवाइयों का ओवरडोज लेके मर जाता हूँ, मस्त प्लान है, लेकिन वो शरबत भी नहीं पी पाया। आखिर में पहुंच गया पहाड़ी से कूदने, लेकिन उसमें भी फेलियर बन के रह गया। पहाड़ी से नीचे आते वक्त उसे किसी देवता की मूर्ति मिली तो मूर्ति के सामने ही वो रैंट करने लग गया कि मुझे सबसे बेकार क्यों बनाया, मुझे कुछ तो खास दिया होता जो किसी और के पास नहीं है। उसकी कंप्लेन पे उसे एक स्पेशल पावर मिल गई, जिसका पता उसे बाद में चला जब कॉलेज में अभिलाषा के बॉयफ्रेंड देव ने उसे पकड़ा। तब डर के मारे उसने स्टॉप बोल दिया तो उसी वक्त देव सच में स्टॉप हो गया, यानी वहीं पे फ्रीज हो गया। जब पूरब ने मूव बोला तब वो फ्रीज हुआ। पहले तो पूरब को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने बार बार इस पावर का ट्रायल करके देखा तब उसे समझ आया कि अब वो भी स्पेशल बन चुका है, जिसे चाहे उसे रोक सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ तक कि एक बार में कई सारे लोगों को एक साथ रोक सकता है। इस पावर का यूज करके उसने कॉलेज में अच्छा खासा हंगामा करवा दिया। फिर पहुंचा सीधा अभिलाषा के पास, इस बार फुल कॉन्फिडेंस में। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरह बदल चुकी थी। सीधा जाके आई लव यू बोल डाला, और जब अभिलाषा नहीं मानी तो उसे भी स्टॉप कर दिया।
करने को वो जो चाहे कर सकता था, लेकिन उसे पहले अभिलाषा के मुंह से हाँ सुनना था। तो पहले उसने अभिलाषा को अपनी पावर की झलकियां दिखाई, उसे एक रूम में बंद करके बाहर घूम रहे सभी लोगों को फ्रीज कर दिया। फिर उसे रूम से बाहर निकाल कर दिखाया कि मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ रोक सकता हूँ और जब चाहूँ मूव करा सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ? ये तो नहीं पता, पर अभिलाषा को इतना जरूर पता चल गया था कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए अभिलाषा ने डर के मारे उसे हाँ कर दी। फिर वो हंसते खेलते अपने घर गया और अपने बाप को भी उसने कई बार स्टॉप करके मजा चखाया। इसके बाद अपने रूम में जाकर सोचने लगा कि इस पावर से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो भी पीक एक्टिंग करते हुए। उसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय उसके। तो भावनाओं में बहकर उसने मिरर में देखकर खुद को ही स्टॉप बोल दिया, यानी खेल खत्म, अब ये कभी नहीं हिल पाएगा। माँ बाप भी उसे देख के परेशान हो गए कि बेटा ये क्या गंदी सी एक्टिंग है। अरे यही तो हम कह रहे हैं अंकल। उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसका कुछ नहीं बन पाया, बस मैं हूँ डॉन वाला इशारा करते रह गया बेचारा। ये थी आखिरी टेल। ये कहानी सुनने के बाद सुमन और श्रुति जाने लगे तो उस आदमी ने उन्हें रोक लिया कि एक कहानी मेरी भी सुन के जाओ, पर एक शर्त है, मेरी कहानी में डरना मना है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 7 दोस्त एक रात सुनसान रोड से जा रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पंचर हो गई। पास में उन्हें रोशनी दिखाई दी तो वहां पे जाके एक दूसरे को कहानियां सुनाने लगे। कहानियों के बीच में एक एक करके बाहर जाते रहे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा था, यानी अभी जो कुछ हुआ है वही ये इन्हें बता रहा है। बस एक एक्स्ट्रा चीज उसने ये बताई कि एक एक करके सारे दोस्त मर गए, क्योंकि जो बाहर उनका वेट कर रहा था वो यही है। ये एक सन की आदमी है जो दुनिया से डर खत्म करना चाहता है, और डर ये खत्म करता है डरने वाले को खत्म करके। जैसे सारे दोस्त डर रहे थे तो इसने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। अब बस 2 बचे हैं, जिनमें से सुमन भी डर गया, इसलिए सनकी के हाथों वो भी मर गया। इतने में श्रुति वहां से भाग निकली, यानी वो भी डर गई, इसलिए सनकी ने उसे भी पकड़ के स्टैब कर डाला कई बार। फिर भी श्रुति ने एक पत्थर उठाकर उसके सर में मार मार कर उल्टा उसे ही खत्म कर दिया। अगली सुबह जब श्रुति की आंख खुली तो वहां पे पुलिस वगैरह आ चुकी थी। उसके दोस्तों की बॉडीज को ले जाया जा रहा था और वो सन की पुलिस कार के ऊपर ही बैठा था। श्रुति ने पुलिस वालों को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उस पे ध्यान ही नहीं दिया। इस बीच सन की उसे नीचे देखने का इशारा कर रहा था, क्योंकि नीचे पड़ी थी श्रुति की लाश, यानी श्रुति भी मर चुकी है और उसका भूत ये सब देख रहा है। सनकी का भूत उसके पास गया और बोला कि जब दोनों ही मर गए तो डरना कैसा। फिर बाकी दोस्तों के भूत भी उनके पास आकर बैठ गए और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। हालांकि भूतों में रोमी का भूत नहीं था। इस मूवी की जो फ्रेम स्टोरी है वो कैंप फायर टेल से ली गई है। जब उस पे वीडियो बनाई थी तब बताया था मैंने, और इसकी सारी स्टोरीज के बीच कोई ना कोई कॉमन लिंक है। जैसे फ्रेम स्टोरी में 7 दोस्त रात में एक सुनसान रोड से जा रहे थे गाड़ी में, ऐसी पहली टेल में करण और अंजलि जा रहे थे। सेकंड टेल में अनिल जा रहा था और उसे सिगरेट की लत थी। वही सिगरेट की लत हमने थर्ड टेल में देखी दया की। उसमें दया ने ए फॉर एप्पल लिखा था कई बार, तो फोर्थ टेल पूरी एप्पल्स के ऊपर थी। फिफ्थ टेल में अमर भी एक सुनसान रोड से जा रहा था और उसमें भी वही भूत से मजाक वाला प्लॉट था। उसके एंड में जैसे जॉन फ्रीज हो गया था वैसे ही पूरा फ्रीज हो गया था सिक्स टेल में। यहाँ तक के इत्तेफाक से ये वीडियो भी मेरी पिछली वीडियो से लिंक्ड है। इसमें संजय को स्पोर्ट्स का नशा था और वो रिचर्ड बाकमैन की नॉवल पढ़ रहा था। पिछली वीडियो द लॉन्ग वॉक थी, समझने वाले समझ गए। ये मूवी मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है और अच्छी बात यह है कि अब ये भी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। अब इसका नाम ही काफी है। पर जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इसे बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था। जनता को ये मूवी समझ ही नहीं आई थी, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। एक के बाद एक हीरो आ रहा है, आते जा रहा है, इतनी छोटी छोटी कहानियां इतनी जल्दी जल्दी खत्म होती जा रही थी। ऐसा कुछ देखने के लिए थिएटर्स में कोई नहीं जाता था। उन्हें मसाला चाहिए होता था अच्छा खासा। उस टाइम पे हॉरर मूवीज अच्छी खासी ट्रेंड में चल गई थी भूत और राज की वजह से। तो इस मूवी से भी वही उम्मीद थी, लेकिन ये मूवी किसी के पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें भूत नहीं था। मतलब जैसा सुपरनैचुरल मटेरियल होना चाहिए वो नहीं था। साइकोलॉजिकल थ्रिलर वैसा सब कुछ था जो किसी को समझ ही नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनता हॉरर एंथोलॉजीज पसंद नहीं करती, बस फर्क यह है कि वो शो होना चाहिए मूवी नहीं। लोगों ने तो ये तक बोला था कि थिएटर में बुला के आहट दिखा दिया। अब सोचो इंडिया में हॉरर एंथोलॉजी शोज की इतनी खपत है, लेकिन आखिरी शो आपने कौन सा देखा था? वही नाम याद आते हैं बस, कोई है फिर कोई है, आहट, जी हॉरर शो, फियर फाइल्स वगैरह। आज के टाइम पे कोई शो बना है क्या? हॉरर के नाम पे क्या शो बन रहे हैं वो भी सबको पता है। मेकर्स ने जो लेवल गिराया है बस क्या बोलूं।
जनता को मूवी समझ नहीं आई, इसलिए पसंद भी नहीं आई, वो तो चलता है, लेकिन क्रिटिक्स ने भी मूवी को बहुत बुरा रेट किया, जो कि होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट को वेलकम करना चाहिए। एक ही मूवी के अंदर हॉरर में इतनी वैरायटी, फिर भी तारीफ के बजाय इस मूवी को बहुत पेला गया। तो बदले में राम गोपाल वर्मा ने क्या किया, इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया। और बाय द वे, जैसे एंथोलॉजीज पॉपुलर नहीं थी, वैसे ही सीक्वल्स भी पॉपुलर नहीं थे। फिर भी राम गोपाल वर्मा का अलग हिसाब है। फ्लॉप फिल्म का सीक्वल पब्लिकली अनाउंस कर दिया, जबकि ऐसा हिट मूवीज के साथ भी नहीं होता था। बकायदा एक टीजर बना के टीवी पे चलाया गया, जिसमें बताया गया कि जिन्हें डर न मना है पसंद नहीं आई, उनके लिए हम डर न मना है 2 बना रहे हैं। फिर 3 साल बाद आ गई डरना जरूरी है, जिसमें क्रिटिक्स को रिप्लाई दिया गया बिना बोले, वो तो अगली वीडियो में ही पता चलेगा। पर डरना जरूरी है उस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी, और उसने डिलीवर भी किया। जो जनता को चाहिए था वही दिया, कमियां सुधारी। अब जनता का तो मैं समझता हूँ, अगर ये मूवी सच में जनता के लिए अपीलिंग बनानी थी तो इसमें 6 के बजाय सिर्फ 4 स्टोरीज रखनी थी, और उनके अंदर मटेरियल बढ़ाना था, जैसे नो स्मोकिंग और एप्पल्स, दोनों में और बहुत कुछ दिखाया जा सकता था। इससे पक्का फर्क पड़ता। जिन भी एंथोलॉजीज में स्टोरीज जल्दी जल्दी खत्म होती हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। इसलिए डरना जरूरी है एक कॉम्पैक्ट एंथोलॉजी है, रन टाइम भी कम है, और उसमें एक मेन स्केरी कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपना इफेक्ट बना के रखता है। वो सारी बात उसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 4.5 करोड़ में बनी इस मूवी ने कमाए थे 9 करोड़, फिर भी ये फ्लॉप्स में गिनी जाती है। स्टार्टिंग में हमें एक रेफरेंस दिखाया जाता है एक्सक्यूज मी का। एक्सक्यूज मी। क्या रे? ये हिट सॉन्ग है स्टाइल मूवी का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के रिलीज होने के एक्जैक्ट 2 महीने बाद स्टाइल का सीक्वल भी रिलीज हुआ था, जिसका नाम क्या था, एक्सक्यूज मी। ये मेन स्ट्रीम सिनेमा में बमन ईरानी का डेब्यू था। जब उन्होंने ये मूवी की थी तब वो कोई नोन फेस नहीं थे, बल्कि इसी साल फेमस हुए थे, और वो भी इससे नहीं, मुन्ना भाई MBBS से, जो इसके 5 महीने बाद रिलीज हुई थी। कीकू शारदा, अबीर गोस्वामी और गौरव कपूर की भी ये डेब्यू मूवी थी। एप्पल्स वाली टेल में संजय का रोल मनोज बाजपेयी को मिला था, फिर संजय कपूर ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। फरदीन खान को भी एक रोल में साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने मूवी छोड़ दी। विवेक ओबरॉय और नाना पाटेकर वाली टेल फेमस टीवी शो MTV बकरा से ली गई है, जो मैंने बताया था। लेकिन उस टेल में जब नाना पाटेकर कब्रिस्तान से आते हैं, वो सीन सिमिलर है क्लासिक फिल्म वो कौन थी के एक सीन से, जिसमें साधना ऐसे ही कब्रिस्तान से आती है। राजपाल यादव ने इसमें भी काम किया है, और इसके सीक्वल में भी। सीक्वल में उनकी सन की एक्टिंग और अच्छे से दिखेगी। मूवी में कोई गाना नहीं है ओपनिंग को छोड़कर, लेकिन इसकी प्रमोशन के लिए 6 गाने बनाए गए थे। जो स्टॉप वाली टेल है उस पे अगले साल प्रवाल रमन ने पूरी मूवी बना दी थी गायब, याद तो होगी सबको। प्रोड्यूसर थे राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके कितना कुछ दिया है वो मैं बता कर रहूंगा। कौन में सुशांत सिंह को हम किलर समझ रहे थे, लेकिन वो किलर नहीं थे, जबकि इसमें वो किलर थे। हालांकि दोनों ही मूवीज के एंड में मर गए। प्रमिला की जो माँ थी रेवती, ये उनका कमबैक था हिंदी फिल्म में। सैफ अली खान और समीरा रेड्डी ने 5 साल बाद एक साथ काम किया था रेस में। आफ्ताब और सैफ ने इससे पहले एक साथ काम किया था लव के लिए कुछ भी करेगा में। प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा। सुहेल और सैफ की एक साथ ये पहली मूवी थी, हालांकि दोनों एक साथ इसमें नजर नहीं आए। सेकंड टेल स्टार्ट होने से पहले एक डायलॉग आता है, अनिल कौन? अनिल कपूर। अनिल कौन? अनिल कपूर। कौन के बाद एक और मूवी जिसमें अनिल कपूर का रेफरेंस मिला, और अनिल कपूर इसके सीक्वल में नजर आएंगे। तो ये थे मूवी से जुड़े ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कमेंट करके ये बताओ कि आपको कौन सी टेल सबसे ज्यादा पसंद आई। कमेंट किए बिना मत जाना। आज तक हम 2000 कमेंट्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो लोग कमेंट नहीं करते उनसे भी अनुरोध है कि कमेंट जरूर करें। ये वीडियो हमें माइलस्टोन बनानी है, और आप इसे हाइप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसका सीक्वल आएगा, एंथोलॉजी नंबर 101। उसे मिस ना कर दो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब मेरे साथ प्रैंक करना बंद कर दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी कि कौन सी वीडियो आ रही है, कब आ रही है, सब कुछ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।